हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी, जो आपकी नाइन्थ चैप्टर है एनसीईआरटी में। तो हम एनसीईआरटी फोकस करके ही पढ़ाएंगे। थोड़ा स्टोरी, क्या हो गया भाई, स्टोरी टाइप पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि मज़ा आए पढ़ने में और समझ में भी आए। ओके, तो चलो, आप में से कितने लोग न्यूटन की एप्पल की स्टोरी जानते हैं? बताओ मुझे, कमेंट में बताना। ओके, न्यूटन, वो स्टोरी क्या था कि एक एप्पल का पेड़ था, ऐसे ऐसे ऐसे। वहाँ पे हमारे, क्या हो गया भाई, ये न्यूटन बाबा जी बैठे थे, कुछ सोच रहे थे वहाँ पे बैठ के, ऐसे ऐसे बाल था उनका, और एक एप्पल नीचे धड़ाम से गिरा और उसमें उसने एक डिस्कवरी कर ली जिसको ग्रेविटी कहा जाता है ना। लेकिन आपकी जानकारी, ये करीबन 1600 समथिंग की बात है, ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ कि ये स्टोरी फेक है। इट्स अ फेक स्टोरी। न्यूटन जहाँ पे रहता था ना ही कोई वहाँ पे एप्पल का पेड़ था, और ना ही कभी वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठ कर ग्रेविटी डिस्कवर की थी। इंसानों को पहले से पता था कि अर्थ के अंदर एक फोर्स है जो सब चीज़ को नीचे गिरा रहा है। ओके, अब खुद सोचो ना कि उस टाइम पे किसी को, इतना बड़े बड़े साइंटिस्ट उससे पहले आया था, न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, और बहुत बड़े 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 फिलोसोफर, एरिस्टोटल, बहुत सारे लोग आए थे ऐसे। तो किसी को ये पता नहीं हो सकता कि अर्थ एक फोर्स से खींच रहा है? सब तो रोज हर रोज देखता है यार, हर चीज नीचे गिर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स है जो नीचे खींचता है। तो ग्रेविटी का डिस्कवर करने का मतलब ये नहीं था कि एक फोर्स को डिस्कवर कर लिया, जो पहली बार बता दिया कि एक फोर्स है अर्थ में, वो सबको नीचे खींच रहा है। ये डिस्कवरी नहीं था, ये पहले से पता था लोगों को। ये मिसकंसेप्शन रहता है बहुत स्टूडेंट्स के या फिर बहुत लोगों के अंदर, कि पहली बार न्यूटन ने बताया था कि एक फोर्स है जो सबको नीचे गिरा। ये न्यूटन का क्रेडिट भी नहीं था, ये न्यूटन ने आविष्कार भी नहीं किया था, ये इंसानों को पहले से पता था। तो न्यूटन ने एक्चुअली किया क्या था, उस फोर्स का नेचर को बताया था पहली बार। वो फोर्स होता कैसा है, कैसे काम करते हैं, उसका मेजर क्या है, ये सब चीज़ों को बताता है। हम आगे जाके सीखेंगे सब कुछ। ओके, तो पहले हिस्ट्री में उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पे लोगों को क्या पता था। लोग ये जानते थे कि हमारे ये सूरज है, सूरज के आसपास हमारे अर्थ घूमता है, या ऐसी एक ट्रेजेक्टरी में लोगों को पता था। अगर आपको भी मैं ड्रॉ करने बोलूँ तो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, ये सूरज होगा और गोल सा एक पैथ होगा जहाँ पे हमारा अर्थ घूमता है, ऐसे ऐसे करके। ओके, बट ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक्चुअली में सन के अराउंड अर्थ कुछ ऐसे ट्रेजेक्टरी में घूमता है, ऐसे इलिप्टिकल। ये सर्कुलर है, क्या हो रहा है भाई, और ये इलिप्टिकल। इलिप्स का स्पेलिंग क्या है, डबल एल है या सिंगल एल है, भूल गया मैं, छोड़ो। ये हमारा अर्थ है। मतलब अर्थ एक बार दूर जाता है, एक बार बहुत क्लोज आ जाता है, एक बार दूर जाता है, एक बार बहुत क्लोज आ जाता है, ऐसे। और ये उस टाइम पता था, जो गैलीलियो वगैरह जो टेलीस्कोप ले लेकर रात के, एक के बाद एक रात जाग कर जो डिस्कवरी किए थे, वहाँ से ये लोग पता कर चुके थे कि ये एलिप्स में घूमते हैं। कोपर्निकस थे, वो भी अपने दो तीन लॉ दिए थे, बहुत ब्यूटीफुल लॉ है, तो वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ेंगे वो। तो ये पता था न्यूटन को जब वो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे थे। हाँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये सर्कुलर क्यों नहीं है और ये इलिप्टिकल होता क्यों है। ये ऑब्जर्व करके लोगों को पता चला कि इलिप्स में,
जो सन के अराउंड जो हमारा अर्थ घूमता है वो भी एलिप्स में घूमता है, हमारा अर्थ के अराउंड जो मून घूमता है वो भी एलिप्स में घूमता है। हर एक चीज़, कोई सर्कुलर बहुत रेयरली घूमता है, एलिप्स में ही घूमता है। बट रीज़न अननोन, किसी को नहीं पता था। वही रीज़न आगे चल के पता चलेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क था पूरे वर्ल्ड में, पूरे साइंटिस्ट की कम्युनिटी में, कि एलिप्स क्यों है। और हमारा न्यूटन जब बचपन में था, उसका दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, जो रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी जो ये एप्पल वाला स्टोरी ऑफ फेक है, ये रियल है। कि आप देखते हो हर एक चीज़ आसमान से नीचे गिरता है। अगर कुछ ऊपर हम फेंकते हैं, उछालते हो, तो नीचे ही वापस गिरता है। मतलब कुछ आसमान में रह नहीं सकता, वो नीचे ही गिरेगा आके। ओके, तो हमारे जो चंदा मामा है, सूरज है, वो क्यों नहीं गिरता? आपने कैसे ऐसे सोचा कभी जब छोटे थे? अगर नहीं सोचा तो अब सोचने लगो। यही डिफरेंस होता है एक साइंटिस्ट, बड़ा साइंटिस्ट होने में और एक जनरल पब्लिक में। जैसे साइंटिस्ट वगैरह लोग होते हैं ना, वो बहुत क्यूरियस रहते हैं, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं और सोचते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो क्यों रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ये डिफरेंस होता है। तो आप भी सोचना शुरू करो, आप भी ऐसा बन सकते हो। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, एटीट्यूड का डिफरेंस होता है बस। तो आपने कभी सोचा कि ये हर एक चीज़ नीचे गिरता है, तो चाँद क्यों नहीं नीचे गिरता, सूरज क्यों नहीं नीचे गिरता? नहीं सोचा ना? तो अब सोचो, उसका कारण भी हम जानेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था जो न्यूटन साहब के दिमाग में था बचपन में, और उसने ठान लिया था कि इसके जवाब मैं ढूंढ के रहूँगा। और ये जो इलिप्स की जो फंडा है ना, ये भी मैं ढूंढ के रहूँगा। उसके बाद बहुत सारे वो स्टडी किया था। हाँ, उसके पीछे की जो लॉज वगैरह है, कोपरनिकस का लॉ है, उसके ऊपर बेस करके। लेकिन मैं वो हम नहीं जा रहे, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये पता चला ना, ठीक है। तो वो सब बहुत सारे स्टडीज़ वगैरह करके अपना एक लॉ दिया। वो लॉ क्या बोलता है, पहले से पता था कि वो चीज़ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स है, पहले से पता था, वो नई कोई बात नहीं है। तो जो लॉ उसने दिया, उस लॉ में क्या क्या कहता है, नेक्स्ट पेज में जाता हूँ। चल भाई, वो लॉ ये कहता है कि हर दो चीज़, सुनो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, कब किताब में सारे सब कुछ लिखा हुआ है। मेरा काम है यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझाना। ओके, तो वो लॉ न्यूटन बाबा जी ने जो लॉ दिया था, उसमें उसने ये कहा कि हर दो चीज़ इस यूनिवर्स में, हर दो चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। उसी अट्रैक्शन फोर्स को हम ग्रेविटेशन कहते हैं। और उस फोर्स का, अट्रैक्शन का नेचर क्या है, वो आगे जाके सीखेंगे हम। बस पहला फ्रेज समझो। इसका मतलब ऐसा होता है कि आपके आसपास जो कुछ भी है, सब एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, एक फोर्स से बंधा हुआ है। मैं आप मतलब मेरे सामने एक लैपटॉप है, एक पेन टैब है, एक किताब है, बक्सा है, बेड है मेरा। हर चीज़ को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, हर चीज़ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ये लैपटॉप मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं इस लैपटॉप को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये बेड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये मोबाइल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, वो भी मैं भी उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं भी इस अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा हूँ। समझे इस बात को? अब आप ये पूछेंगे कि सर, आपने बताया हर चीज़ अट्रैक्ट कर रहा है, आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। आर हमारा धरती आकर्षित कर रहे, वो तो सभी को पता चल रहा है। अगर ऊपर से छलांग मारेंगे तो धरती नीचे खींच लेगा, धड़ाम से गिरेंगे नीचे। ओके, लेकिन बाकी जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपने बताया ये आसपास की हर एक चीज़ है, वो तो हम समझ में नहीं पाते, वो हम फील भी नहीं कर पाते, देख भी नहीं पाते, वो एक दूसरे के करीब भी नहीं आता अट्रैक्शन की वजह से। ऐसा क्यों होता है सर? ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, आना चाहिए। है ना? तो इसका रीज़न भी हमें पता चलेगा। तो पहले ये लॉ समझ लो, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ये सोचो कि ये 3-4 ऑब्जेक्ट है, ये 5 ही। इसका ये नाम देता हूँ ए, ये बी,
ये सी डी ई। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये तो बता दिया पहले से। हाँ, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और कौन ये कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। आप अपने आसपास जो कुछ भी देख पा रहे हो, जो नहीं भी देख पा रहे हो, वो भी आपके अट्रैक्शन में आ रहा है। आपको खुद भी पता नहीं है कि आप कितनी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये अट्रैक्शन वो स्कूल में देख के, किसी लड़की को देख के जो अट्रैक्शन फील होता है, वैसे अट्रैक्शन नहीं, ये फिजिकल फोर्स है जो खींचता है, जो धरती खींचता है ना, जैसे आप भी खींच रहे हो, लेकिन आपका अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। वो क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये हमारा अट्रैक्शन फोर्स का ये फंडा है। इसको कहते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो न्यूटन जी ने बस यही बताया था? नहीं, ये तो पहले से पता था लोगों को, थोड़ा बहुत पहले से ही पता था, हर वो चीज़ अट्रैक्ट करता है। तो उसने किया क्या था, न्यूटन जी ने किया क्या कि उसने बताया कि मैं इसको मैथमेटिकली दिखाऊंगा। उसने बताया कि ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो एफ है, ठीक है। यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, ये अलग टॉपिक सोच लो थोड़ा सा। दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है। अब आप बताओ, अट्रैक्शन होता है ये समझ में आ गया, ये अट्रैक्शन कैसा होता है ये समझो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ। सब कुछ मैं बता दूंगा, आप रट्टू तोता की तरह रट्टा मारते रहोगे, ऐसा नहीं होता, ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसका मास जो है m1 है, इसका मास जो है m2 है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। ये यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ जो बड़ा है, भारी है बहुत ज़्यादा, इसका मास बड़ा m1 है, इसका मास बड़ा m2 है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही है, वहाँ पे भी d था, यहाँ पे भी d है। अब आप बताओ, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा होगा? किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगा? वीडियो पॉज करो, 2-4 मिनट सोचो और बताओ। चीज़ें सेम है सब कुछ, बस यहाँ पे भारी चीज़ दिया हुआ है, यहाँ हल्का चीज़ है, डिस्टेंस सेम है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे आप खुद ही बता पाओगे कि यहाँ पे सर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगी, भारी भारी चीज़ है, ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज़्यादा मटेरियल है इनमें, इन चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब हम क्या समझ में आ रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स जो है ना, वो इन दोनों की मास की प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर इन दोनों की मास ज़्यादा बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अगर मास कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, इन दोनों की मास की मल्टीप्लिकेशन की प्रोपोर्शनल है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि अगर m1 m2 बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, m1 m2 के कम होगा तो फोर्स कम होगा, ठीक है। इसको हम 1 नंबर कहते हैं। अच्छा ठीक है, चलो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहीं पे। अब हम क्या करेंगे, ये मास सेम ही होगा, पहले भी छोटा m1 था, यहाँ पे भी छोटा m1 है, और यहाँ पे भी छोटा m2 है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम बढ़ा देते हैं, बड़ा डी बना दिया, ये बढ़ गया है बहुत ज़्यादा पहले से। अब आप बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे और यहाँ पे सेम होगा क्या? नहीं। जो भी मैं क्वेश्चन करूँगा ना, उसको पॉज करके खुद सोचना, आपका दिमाग शार्प होगा। बहुत बेहतरीन एडवाइस दे रहा हूँ मैं। अगर चाहते हो कि आपकी दिमाग भी न्यूटन जैसा शार्प हो जाए तो ये करो, पॉज करो, खुद सोचो, फोर्स करो दिमाग को सोचने के लिए, ठीक है। तो
यहाँ पे अब दोनों ऑब्जेक्ट बहुत पास था, यहाँ पे बहुत दूर है। अब बताओ कहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा होगा फोर्स। जितना पास होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है ना। ये आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, पास रहे तो ऐसे झगड़ा होता है ज़्यादा। ऐसी नहीं है, ये रियल वर्ल्ड है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत जोक कर देता हूँ तो बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों की जो डिस्टेंस है, आप खुद सोचो, एक चीज़ जो आप यहाँ हाथ से गिराओगे तो बहुत तेज़ नीचे गिराओगे, अगर उसी चीज़ को आप स्पेस में ले जाओगे जो बहुत ऊंचाई पे है, बहुत दूर है, डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा, वहाँ पे धरती का अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। होता है ना, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग देखे होंगे कि स्पेस में लोग फ्लोट कर रहे हैं। हाँ, अट्रैक्शन धरती का बहुत कम हो जाता है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा। मतलब 2 नंबर एक और चीज़ मुझे मिला, ये जो फोर्स है ना वो डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, हाँ डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। लेकिन एक और चीज़ हमको पता रखना ज़रूरी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन स्क्वायर के साथ। स्क्वायर्स के साथ इसका मतलब क्या है, अगर एफ डिस्टेंस दो से दुगना करके 4 हो जाता है, ठीक है, डिस्टेंस अगर दुगना हो जाता है तो फोर्स इसका स्क्वायर 4 गुना नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ा और समझाता हूँ। ओके, पहले केस में सपोज डिस फोर्स 10 था, दूसरी केस में और यहाँ पे डिस्टेंस था 2। डिस्टेंस को बढ़ा के हम दुगना कर दिया, 4 बना दिया, तो फोर्स उसकी ये 4 यहाँ पे डिवाइडेड बाई डी डिवाइड होगा, इसको स्क्वायर के हिसाब से डिवाइड होगा, मतलब वो 4 भाग हो जाएगा। ऐसे ऐसे होता है, मतलब डिस्टेंस दुगना हुआ तो फोर्स 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर डिस्टेंस अगर 3 गुना हुआ तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा फोर्स। डिस्टेंस अगर 4 गुना हुआ तो ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। कुछ ऐसे चलता है स्क्वायर से डिस्टेंस के साथ, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, बहुत खूब। तो इन दोनों इक्वेशन का अगर हम मर्ज करते हैं, थोड़ा सा देख लो थोड़ा इन दोनों इक्वेशन का, तो मर्ज करने में मुझे क्या मिलेगा, एफ तो एज इट इज था और यहाँ पे प्रोपोर्शनल था, वहाँ पे ऊपर क्या था m1 m2, नीचे क्या था d का स्क्वायर। m1 है पहले वाला ऑब्जेक्ट, m2 है दूसरी वाला ऑब्जेक्ट, और d है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस प्रोपोर्शन आप मैथ्स में पढ़े होंगे ये चीज़। प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको k कहते हैं, m1 m2 बाई डी। इस k को g से डिनोट करते हैं, ये बात याद रखना। तो हम k को मिटा देते हैं, कि मैंने पहले इस लेवल लिखा कि आपको फेमिलियरिटी रहे मैथ से, g, और इस g को कहते हैं हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी हम आएंगे ये सब चीज़ क्या हो गया सर। और ये जो फॉर्मूला टाइप कुछ दिख रहा है आपको, अच्छा भाई हो गया जब, तो इसको कहते हैं न्यूटन्स की खूबियाँ। न्यूटन ने ये बनाया था जिसकी वजह से वो फेमस हुआ था, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी। फॉर्मूला बताऊं, इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी, यही तो कहते हुए ना, छोड़ो, ये है इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी।
देख के कुछ फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि ये सर क्या हो गया सर, दो ऑब्जेक्ट का फोर्स ऐसे कैसे दिखा रहे हो आप? हम्म? तो चलो थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से किया था पहली बार, पहली, वो क्या था कि सर अर्थ में तो सब कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, वो हमें पता चल रहा है, लेकिन हमारे आसपास जो ग्रेविटी काम कर रहा है, हम किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये लैपटॉप मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये बोतल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, इस बोतल को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये हम तो फील नहीं कर पाते। सब कुछ का हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है, यहाँ पे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में कैसे, ये हमें पता चल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो। और पहली बात तो ये जी को समझो। जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो मैंने बताया पहले। इसका जो वैल्यू है ना, उसको याद रखना पड़ेगा, पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होता है। मतलब आसानी होता है कि इसका अलावा आप कर नहीं पाओगे। 673 इंटू 10⁻⁻11, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या हो गया भाई, पर केजी स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे भी कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी -2, इनवर्स -2। ये सेम चीज़ है, अब डिवाइडेड बाय है, इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो -2 हो जाता है। ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, आप लोग किए होंगे, पता होगा। और ये जो यूनिट है इसको भी निकाल के दिखा देते हैं हम लोग, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में ये भी। तो हम लोग क्या था, एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू m1 m2/d²। तो ये है, अच्छा, तो जी जी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, एफ बाई m1 m2/d²। यहाँ से यहाँ आ जाओ, तो जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू d² बाई m1 m2। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट पुट करो। एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन। डी का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। m1 m2 इन दोनों का यूनिट क्या है, केजी इंटू केजी, मतलब क्या, केजी स्क्वायर। जी इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो गया, ये यूनिट उसका निकालना। ठीक है, अब आपके दिमाग में जो जो क्वेश्चंस आना चाहिए उसका सोल्यूशन में दे देता है। कहा ना, हर एक सोल्यूशन है यहाँ पे न्यूटन जी का, इस इक्वेशन में। सर धरती तो हमको अट्रैक्ट कर रहा है, हम समझ में भी पा रहे हैं, वो फील कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा आसपास जो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रहा है या फिर हम कर रहे हैं, उसको हम फील क्यों नहीं कर पा रहे। इसका रीज़न यही है कि धरती का जो m1 है ना, धरती का अट्रैक्शन के बाद दो दो चीज़ का मास का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक धरती, एक बाकी चीज़, देखिए जो नीचे गिर रहा है, मैं, आप, या फिर कोई चीज़। तो धरती का जो मास है ना, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, कि आपको आपको पता है धरती बहुत भारी है। ये 5, 10, 20, 100 के जी
जो भी हो क्यों ना, ये धरती का मास इतना ज़्यादा होता है कि ये जो एफ का वैल्यू टोटल मल्टीप्लाई करके आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये वैल्यू हम फील कर पाते हैं, नीचे गिरता है हमें दिखता है ये। लेकिन वहीं पे हमारे आसपास को आसपास की जो चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन हो रहा है ग्रेविटी का। मेरे पास जो बोतल रखा हुआ है वो बोतल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, मैं भी उसे अट्रैक्ट कर रहा हूँ, लेकिन उसको हम फील कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारा मास बहुत कम है। हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। चलो, मेरा पास बोतल है 1 लीटर का, 1 kg लेता हूँ, ये मेरा एक बोतल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं हूँ। हम दोनों के डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पे ये मेरा बोतल रखा हुआ है, ठीक है। ये बोतल M1 है जिसका वेट है, मतलब मास है 1 kg, और मेरा मास है 60 kg। 60 से थोड़ा ज़्यादा है, बस ले लिया 60 kg, आसानी होगा। तब देखते हैं कि हमारे बीच का अट्रैक्शन फोर्स कितना है। चलो काउंट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स जो है हमारे बीच का वो है जी का वैल्यू, ये जी का वैल्यू क्या है मैं बताना, ये याद रखना 6.67। दो दो नंबर ले लो पॉइंट के बाद, बहुत है, 3 ना भी लोगे तो चल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इंटू 10⁻11, और उसके बाद M1 इंटू मेरा M1 बोतल का क्या है 1 kg, M2 मेरा क्या है 60 kg, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 1 का स्क्वायर, मतलब 6.67 इंटू 10⁻60 इंटू 10⁻11 नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वो मैं नहीं लिख रहा, और ये बच्चे को बताया। तो ये मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 36 4 40, और 36 4 40, अराउंड 40 के अराउंड होगा, इंटू 10⁻10। या 10 क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 10 था, वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10⁻1 10⁻11 दोनों मर्ज हो गए, 10⁻10 हो गया, हो गया। या फिर यहाँ से लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻, कितना होगा, डिवाइड कर दिया 10 से, 10⁻, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, हुआ ना। तो थोड़ा सा ये जो नंबर है ना उसे मैंने इग्नोर कर दिया। तो ये मेरा और मेरे पास का जो बोतल है उसका अट्रैक्शन फोर्स है। अगर आप समझ पाओ तो थोड़ा मैं आपको समझा दूँ, इसका वैल्यू कितना कम है आप देख लेना। ये 4 है, ये तो हमें पता है। ये कितना है, इसका मतलब है 4 को, ये न्यूटन है टोटल इसका यूनिट, 4 न्यूटन फोर्स। 4 न्यूटन फोर्स का मतलब आप ये ऐसे सोच सकते हो कि 4 किलो का एक डंबल है, जिसको अगर आप 1 मीटर तक उठाओगे ऊपर, इसमें जो फोर्स लगेगा वो 4 न्यूटन फोर्स है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उस 4 न्यूटन फोर्स को अगर आप इतने से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे तो करोड़ आ जाता है, 100 करोड़। 4 न्यूटन फोर्स को अगर 100 करोड़ से भागा करोगे तो जितना स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स है ना, उतना स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स मेरे और इस बोतल के बीच काम कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो उस सिचुएशन में इतना लिटिल फोर्स हमारे बीच में वर्क कर रहा है जो हमें फील कर ही नहीं सकता। आप सोचो खुद, 4 न्यूटन को अगर करोड़ों भाग करे हम, तो उतना सा फोर्स ग्रेविटी का काम करता है। तो एक
कब फील करेगा? जब मेरा मास बहुत ज़्यादा होगा या फिर इस बोतल का मास बहुत ज़्यादा होगा, लाइक अर्थ, मून, हाँ, इतना बड़ा बड़ा कुछ जब होता है तब वो ग्रेविटी का फोर्स हमें दिखता है, फील करता है। हमारा अर्थ भारी है, मून छोटा है थोड़ा सा, यहाँ पे ग्रेविटी कम होता है, अर्थ में बहुत ज़्यादा होता है, सन में और बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ब्लैक होल में पहुँच जाओ, उसमें इतना ज़्यादा ग्रेविटी होता है ब्लैक होल में कि वहाँ से अगर कुछ चीज़ उसके अंदर चला जाए तो कभी वापस ही नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा ग्रेविटी हो सकता है, वो है वहाँ पे। ठीक है, तो इसी वजह से बच्चों, हमारे आसपास, अब आप सोचेंगे यही कारण है सर कि मैं अपने क्रश को अट्रैक्टिव नहीं दिखता हूँ, मेरा हाँ, अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ मैं अपने क्रश को, क्या यही रीज़न है? तो बेटा ये रीज़न नहीं है, वो अलग वाला अट्रैक्शन है, ये अलग है, ये रियल है, वो फेक है या रियल है वो आप ही को पता है, मुझे नहीं पता। चलो, तो एक एग्जाम्पल तो कर ही लिया मैंने इसी से, और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है मैं आपको चैप्टर के ख़त्म होने के बाद कराऊंगा। ठीक है, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ, ये मेन पार्ट हुआ है, इसके बाद एक दो सब पार्ट है, लाइक फ्री फॉल है, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ जी का जो वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करके दिखाया गया है, मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है वो है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होता है। उसके बाद थ्रस्ट प्रेशर, वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। तो आज चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्यों बताओ क्या बच्चों? उसके बाद हम कराएंगे इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो कराएंगे, डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, अलग कुछ एक बुक्स को रेफ़र करेंगे, लाइक लक्ष्मीर सिंह जो फेमस किताब है उसको रेफ़र करेंगे, उसके बाद ही ये चैप्टर ख़त्म होगा। अभी के लिए इतना करते हैं, बाकी नेक्स्ट, हाँ, आपके जो डाउट वगैरह है टॉपिक को लेकर, जितना भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं हर एक डाउट सॉल्व करूँगा, इस टॉपिक के ऊपर हर एक डाउट को डिस्कस करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, आपका नाम लेकर के बताऊँगा इस भाई का ये डाउट है, हाँ उसका आंसर ऐसा है, मैं समझाऊँगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, सो फील फ्री टू आस्क, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या क्या क्वेरीज है। चलो, अभी के लिए गुड बाय।